अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नायला याकूब अपनी डॉक्टर कहानी के तीसरे एपिसोड के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ। तीसरा एपिसोड भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की गोल्डन एज से ही ताल्लुक़ रखता है, और जब हम बात चिल्ड्रन हॉस्पिटल के गोल्डन एज की बात कर रही हूँ तो हमारी बात नामुकम्मल रहती है अगर हम उसमें दो ऐसे गोल्डन स्टार्स का जिक्र ना करें, ऐसे चमकते सितारों का जिक्र ना करें जिन्होंने हमारे हस्पताल को एक डायमेंशन दिया। एक तो डॉक्टर शाहीना कुरैशी थी और है, जो कि अमेरिका से आई और उन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अपना काम शुरू किया। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे पहली मर्तबा पाकिस्तान में बच्चों में कैंसर के इलाज का डिपार्टमेंट शुरू किया। हमारे मुल्क में थैलेसीमिया, खून की बीमारियां, ये भी बहुत कॉमन है, और इसी तरह जो खून का सरतान, ये तो सारी दुनिया में अंडर 10 इयर्स ऑफ एज बच्चों में बहुत कॉमन कैंसर है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हर हस्पताल में निमोनिया और डायरिया और ऐसी ही बीमारियों का इलाज होता था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कैंसर जैसे मरज़ का भी इलाज किया जा सकता है। मैं उनका जिक्र ख़ास तौर से अकीदत से इसलिए करूँगी क्योंकि वो मेरी मेंटर थी, मेरी रोल मॉडल हैं और रहेंगी इंशाल्लाह। उन्होंने अमेरिका से जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करती थी वो लेके आई, मगर उनको वैसे ही हमारे सेटअप में चस्पा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनको इम्प्रोवाइज़ किया और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, हमारी जैसी इम्यूनिटी बच्चों में होती है, और जैसे कि आपको पता है कि बच्चे वापस जब बाहर जाते हैं तो उनको किस किस्म की ग़िज़ाएँ मैसर आती हैं, किस किस्म का पानी मैसर आता है, तो इस तरीके से उन्होंने किया कि ये ना हो कि बच्चा कोलाट्रल यानी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी से इस दुनिया से चला जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप निकाला, और उस ज़माने में, जिस ज़माने में लोग डायरिया और निमोनिया टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में करते होते थे, ट्रीट करते होते थे, उस ज़माने में उन्हें खून के अमराज और कैंसर का इलाज शुरू किया। थैलेसीमिया के लिए उन्होंने एक थैलेसीमिया सेंटर बनाया जहाँ पे 2 शिफ्ट्स में, मॉर्निंग एंड इवनिंग की 2 शिफ्ट्स में बच्चों को ब्लड लगाया दिया जाता था। इसके लिए फिर उनको दाखिल होने के हासिल और फिर डिस्चार्ज होने के हासिल और फिर इन तमाम हासिल से बचाया जाता था। बच्चे पहले से उनके लिए ब्लड अरेंज होता था और वो आते थे, सुबह सवेरे ब्लड लग जाता था। कोशिश हतल-इम्कान की जाती थी कि 2 बजे तक ट्रांसफ्यूजन्स ख़त्म हो जाए, मगर अगर खुदा न खास्ता बच्चे दूर से आए हुए हैं और वो दोबारा नहीं आ सकते और टाइम भी देर हो गया है, तो ऐसे बच्चों को शाम 8 बजे तक वार्ड्स में, जो भी वार्ड जिसका दाखिले का दिन होता था, ये पहले इस तरह करते थे, मगर बाद में यूँ करना शुरू कर दिया कि वो वाला वार्ड जिसका नॉन एडमिशन डे हो, उस वाले में उसको दाखिल कर लिया जाता था और ब्लड लगा के अगली अपॉइंटमेंट दे दी जाती थी। तो इस तरीके से उन्होंने एक ऐसा बच्चों की बीमारी जो कि बहुत कॉमन भी है हमारे अंदर, हमारे पाकिस्तान में, और जो बीमारी जिसकी वजह से फैमिलीज़ परेशान हो जाती हैं, जिनको हर महीने खून का इंतज़ाम करना पड़ता है, उनको हतल मुमकान जितना वो फैसिलिटेट कर सकती थी उन्होंने फैसिलिटेट किया। इसी दौरान हमारे इन्हीं चंद चमकदार सितारों में एक डॉक्टर नईम साहब भी थे, नईम खान थे, जो कि पीडियाट्रिक सर्जन थे। मेरा डॉक्टर नईम खान से बहुत गहरा ताल्लुक़ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड उनकी यूनिट में पीडियाट्रिक सर्जरी की ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे। जब वो रिटायर हुए तो मैंने उनको कहा कि यू वर ऑलवेज अ फिगर ऑफ फादर for me, but when my husband joined your group, you became a figure of father-in-law. That's just in the lighter tone only. डॉक्टर नईम जो थे वो
इंग्लैंड से ट्रेनिंग हासिल करके लिबिया गए और लिबिया में कोई 10 साल तक उन्होंने बच्चों में पीडियाट्रिक सर्जरी की, और वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स, उनको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी किया गया, इसलिए क्योंकि वो तमाम मरीज़ जो कि लिबिया के सरकारी खर्च पे इंग्लैंड जाते होते थे अपनी पीडियाट्रिक सर्जरी करवाने के लिए, डॉक्टर नईम खान ने वो सारी की सारी सर्जरी इधर करनी शुरू कर दी। फिर जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते थे उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में, और जो न्योनेट होते थे उनको NICU यूनिट में लुक आफ्टर किया जाता था। और इन तरीके से हम यानी पीडियाट्रिशियंस भी उनके काम में पार्टिसिपेट करते थे। डॉक्टर नईम साहब के बारे में मैं जो बात बताऊं कि ही वॉज अ ग्रेट टीचर, ही इज़ अ ग्रेट टीचर। वो नहायत माइल्ड, नहायत शगुफ्ता पर्सनालिटी, ही लाइक्ड टू टेल जोक्स, ही वॉज नॉट एंग्री। उनको आप किसी भी वक्त कंसल्टेशन के लिए बुला लें, ही वॉज वेरी पोलाइट एंड वेरी प्रॉम्प्ट इन हिज रिस्पॉन्स, और ही वॉज लाइक एक दरिया थे नॉलेज का। और उनसे तो मुझे बहुत ज़्यादा पीडियाट्रिक्स पे सीखने को मिली। इट मे साउंड अजीब लगेगा, मगर मैंने उनसे बहुत सी पीडियाट्रिक्स भी सुनी, और अभी भी हमारा उनसे ताल्लुक़ है, और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए, और उनका नाम हमेशा रोशन सितारे की तरह कहकशां में चमकता रहे। फिर अभी मैं डॉक्टर शाहीना की ही बात ख़त्म नहीं करूँगी, क्योंकि डॉक्टर नईम खान साहब ने एक ब्लड बैंक बनाया था चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जिसमें टू फैसिलिटेट द सर्जरीज इन चिल्ड्रन। तो उसी ब्लड बैंक में मैं ब्लड बैंक ऑफिसर बन गई थी, और मुझे डॉक्टर शाहीना ने हीमाटोलॉजी क्लिनिक में भी इंगेज कर दिया था, हीमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी क्लिनिक में भी इंगेज कर दिया था, जिसमें यूँ हम मैनेज करते होते थे कि जो बच्चा जिस तरह के जो रिमिशन में चला गया है और उसको कंटिन्यूएशन थेरेपी मिलनी है, तो वो महीने के महीने आता था, और पहले वो अपना ब्लड टेस्ट कराता था, जिससे हमें पता चलता था कि वो एलिजिबल है या नहीं है। और फिर वो हम फिर उसको कीमोथेरेपी लगा के, और फिर 2 बजे छुट्टी कर देते थे, और उसको सारी इंस्ट्रक्शंस भी दे देते थे, और साथ ही उसको अगले महीने की अपॉइंटमेंट भी दे देते थे कि वो आए और मुझसे मिले बगैर पहले ब्लड टेस्ट कराए, और जब मैं ब्लड बैंक के काम को आज ख़त्म करके 10 बजे ऊपर जाऊं तो उस वक्त रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद हो, सो दैट आई वुड नो व्हाट टू डू। तो इस तरीके से हमने ने डॉक्टर शाहीना ने और एक डॉक्टर नाहिद कदीर थी, हम सब ने मिल के OPD की भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी फॉर द पेशेंट्स हु हैड गॉन इनटू रिमिशन ऑन ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रॉपर किस्म का पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी यूनिट इस्टेब्लिश कर लिया। अच्छा, ये लोग डॉक्टर शाहीना नहायत खूबसूरत पर्सनालिटी, नहायत खूबसूरत शख्सियत की मालिक थी। वो हम इतनी यंग लुकिंग थी कि जब वो पहली बार हमारे पास आई तो हम सब उन्हें ना बिठा के, तो डॉक्टर मुश्ताक से डरा रहे थे कि वो टाइम पे आना, 5 मिनट देर हो जाए बहुत नाराज़ होते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और उन्होंने हमें नहीं बताया कि मैं जी कंसल्टेंट हूँ, तुम लोग तो जी मेडिकल ऑफिसर्स हो। उन्होंने हाँ अच्छा, शी जस्ट प्लेड अलोंग विद अस। और वो देखने से इतनी जुवेनाइल लगती थी कि लगता था कि हम जो फ्रेश ग्रेजुएट्स थे ना, तो हम, और हमारा फर्स्ट बैच था, तो हमें लगता था हमारे एज ग्रुप की हैं। और उनकी ये जो बेबी फेस और जो मासूमियत और जो वो सारा कुछ आखिरी वक्त तक मैंने उनके चेहरे पे वैसे ही देखा, क्योंकि वो इतने लोगों से दुआएं लेने वाली शख्सियत हैं, इतने लोग उनसे मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके चेहरे को ही ऐसा मुबारक और ऐसा नूरानी बना दिया है कि उनको देख के सिवाय इसके कि आंखों में आंसू आ जाएं और इंसान के होंठ मुस्कुराहट है और दिल से दुआ निकले, कुछ और नहीं हो सकता। डॉक्टर शाहीना अभी इस वक्त अमेरिका में हैं कि उनके बच्चे भी वहीं पे थे, उनके हस्बैंड भी वहीं पे हैं, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उनको
دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور ان کو ہر مشکلات ان کی دور فرمائے۔ اچھا، ڈاکٹر شاہینہ کا جب ذکر کریں تو ادھر ہم ایک اور بات بھی ذکر کریں گے کہ شروع میں ہمارے چلڈرن ہاسپٹل میں تمام دوائیاں جو ہیں وہ ہسپتال پرووائڈ کرتا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ جو فائنینشیل سپورٹ تھی وہ کم ہوتی چلی گئی۔ تو ہوا یہ کہ پھر ڈاکٹر شاہینہ نے زکوٰۃ فنڈ بنا لیا۔ وہ یوں تھا کہ وہ اپنے جو ان کے دوست، ان کے فرینڈس سارے لوگ تھے، ان سے وہ منی جمع کر کے رکھتی اور دوائیاں کم قیمت پہ ڈائریکٹلی فرام دا ہول سیل یا وہ جو کمپنیز ہوتی ہیں ان سے خرید لیتی ہوتی تھیں، اور پھر وہ ان سے بچوں کو جن کو دوائیاں ضرورت ہوتی تھی ان کو وہ پرووائڈ کرتی ہوتی تھی۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ ایک پاکستان بیت المال تھے، اس میں بھی انہوں نے بھی ہماری مدد کرنی شروع کر دی۔ ہم لوگ پھر جو پاکستان بیت المال ہے نا، اس سے بھی ہیلپ لیا کرتے تھے۔ پاکستان بیت المال سے ہیلپ لینے کا یہ طریقہ تھا کہ لوگ، ہمارے جو پیشنٹس ہیں، وہ اپنے یونین کاؤنسلر سے لکھوا کے لاتے تھے کہ یہ بندہ بے شک تو ویسے زکوٰۃ نہیں لیتا مگر علاج کے لیے اسے زکوٰۃ کی ضرورت ہے، تو وہ پھر یوں ہوتا تھا کہ ہاں ہم اس کی تصدیق کر دیتے تھے اور ایک ایسٹیمیٹ سا بنا کے دے دیتے تھے کہ اس کی بیماری کیا ہے اور اس کے علاج پہ کتنا خرچہ ہوگا، کون سی دوائی کی کتنی وائلز لگیں گی۔ یہ ذرا ٹیڈیس پروسیس ہوتا تھا، مگر ہم لوگ ہر لحاظ سے اپنے مریض کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہوتے تھے۔ تو اس طرح وہ اس بچے کے نام پہ کوئی چیک ایشو ہو جاتا تھا اور وہ چیک ہماری فارمیسی کے پاس چلا جاتا تھا، اور جب میں ڈیمانڈ کرتی تھی کہ جس بچے کو ونکرسٹین چاہیے تو وہ میری پرسکرپشن لے کے فارمیسی کے پاس جاتا تھا، اسی روز فارمیسی وہ دوائی جو اس کو چاہیے ہوتی تھی اور جو میں نے لکھی ہوتی تھی وہ اس کو ان کو پرووائڈ کر دیتے تھے، اور اس طرح ہمارا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ پھر ایسے لوگ جو کہ اچانک آ گئے، ان کے پاس زکوٰۃ کا فارم نہیں، ان کے لیے تو ڈاکٹر شاہینہ کا ایمرجنسی فنڈ ہوتا تھا جس میں سے ہم نکال کے دے دیتے ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہم بڑی محنت سے اور بڑے جذبے کے ساتھ اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہوتے تھے۔ اب یوں پھر اسی زمانے میں عمران خان نے کینسر کا ہاسپٹل بنانے کا ارادہ کیا، تو اس زمانے میں جو سارے کے سارے جو کینسر کے ایکسپرٹس تھے انہوں نے میٹنگ کی، ایک AFIP میں بھی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ڈاکٹر شاہینہ بھی گئی تھی۔ تو ان کا اور سب لوگوں کا یونانیمسلی یہی ارادہ تھا کہ یہی خیال تھا کہ یہ امپاسبل ہے، کیونکہ اس کا علاج بہت مہنگا ہے اور بہت زیادہ اس کی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے، اور یہ اس کو زکوٰۃ کے اوپر سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ ہمارا جو کپتان ہے وہ قسمت کا دھنی ہے، اس نے اس ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا، اور نہ صرف ممکن کر دکھایا بلکہ اب اس کے سٹینڈرڈ کے 2 اور ہسپتال بن رہے ہیں۔ اس وقت خان کی مشکل ہے، مگر اتنے لوگوں کی اس کے لیے دعائیں ہیں کہ مجھے پوری یقین ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم نے اپنی ہمت نہیں ہارنی، ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، ایز ڈاکٹرز، ایز پیٹریوٹک پاکستانیز، ایز دا سرونٹس آف آر کنٹری، اور اپنے غریبوں مریضوں کی ہر حال میں مدد کرنی ہے۔ میری اس میں دوبارہ سے اپنے مینٹرز کا یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، اور انہوں نے جو کوشش کی اس ایج میں ہمارے چلڈرن ہاسپٹل کو بہتر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا جزا عطا فرمائے اور ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔